नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जहां हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री करेंगे थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर। और उसके लिए हमने जी सेट के क्वेश्चन लिए हैं, और ये तीनों क्वेश्चन जो हैं दे आर फ्रॉम जी सेट 2002। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो ये रदरफोर्ड, मैरी क्यूरी, एरियन क्यूरी, बिक्वेल, ऑल आर रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी। बट जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की बात है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय इरेन जूलियट क्यूरी एंड हर हस्बैंड। क्या नाम था हस्बैंड का? फ्रेडरिक जूलियट। ठीक है। बोथ डिस्कवर artificial radioactivity in 1934। कीप इन माइंड 1934 में आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी की डिस्कवरी हुई थी। तो व्हाट ऑब्वियस है, जब भी आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी की बात आ रही है तो इसका मतलब कोई भी पूछ सकता है कि नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। देखो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी का क्वेश्चन आया हुआ है, कल को नेचुरल रेडियोएक्टिविटी का आ सकता है। ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय इरेन क्यूरी एंड हर हस्बैंड। और जो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय, यस, किसने किया था? बाय हेनरी बिक्वेल। बहुत सारे लोगों को पता होगा। और कब? इन 1896, जब वो एक्सरेज रोंटगन ने जो डिस्कवरी की थी उसके बारे में स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात किया था। और ये नेचुरल रेडियोएक्टिविटी जो है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बिकल इन 1896। गॉट इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपको। सेकंड, रेडियोएक्टिव डिके हैज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू। तो हमेशा याद रखना जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस है वो सारे जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। ठीक है। ऑल द रेडियोएक्टिव रिएक्शंस आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 92 यूरेनियम 235। तो आपको पता है कि ये जो है कोई भी एलिमेंट को ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब it is like ZXA और sometime it can be written like this। ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर means it is number of protons, और A जो है वो क्या होता है? मास नंबर, and that is equal to number of protons प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो इसका मतलब A इक्वल टू Z माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू A माइनस Z, और A है 235 और Z है 143। सॉरी, Z है, तो आंसर ही आ गया, दैट इज 143। 92 है एटॉमिक नंबर, तो आंसर आएगा 143। तो ये क्वेश्चन नोट करो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आर फ्रॉम GSET 2006। फर्स्ट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज accompanied by a loss of mass equivalent to 0.01864 AMU। तो एनर्जी लिबरेटेड इन द प्रोसेस इज। तो ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एनर्जी जो है इक्विवेलेंट टू मास लॉस इज डेल्टा एम सी। और याद रखना एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU। अगर 1 AMU मास लॉस होता है तो एनर्जी जो है वो आपको याद ही रखने की 931.5 MEG, इतनी एनर्जी होती है।
ठीक है, तो हमारे पास कितने AMU है? इट इज 0.01864, ये ना 0.01864। गुड। तो ये AMU हैं, तो कितना हो जाएगा 0.01864 इंटू 931.5 MB। अब देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, याद रखना आपको क्या करना है, आपको तो अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए। आप क्या करो, इसको डेसिमल को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 1.864, 2 डेसिमल इधर लेके गया, इसको राइट ले गए तो इसको लेफ्ट ले आओ, ये क्या हो जाएगा 9.315। अब इसको ले लो राउंड अबाउट 2 और इसको ले लो 9.3, कितना हो गया 6, 18.6 MB। थोड़ा बढ़ाया था ये, 1.8 से 2 कर दिया था, 18.6, तो देखो ये तो 931 है, 186 है, 17.36, वेरी क्लोज टू इट। ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी होती। गॉट इट? ओके, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। और मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया कि क्या सोच के करना है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी हमें, ठीक है, गैस लगाना है नियरेस्ट। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स आर एमिटेड इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो अपने पास है 84 PO215 to give 82 Pb211 प्लस X2He4, क्योंकि उसने बोला कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, सम ऑफ द मास नंबर्स इज इक्वल टू ऑन बोथ साइड, सम ऑफ एटॉमिक नंबर इज आल्सो इक्वल इन ऑन बोथ साइड। देखो 215 इक्वल टू 211 प्लस 4x और 84 इक्वल टू 82 प्लस 2x। दैट इंप्लाइज कि यहां से 4x इक्वल टू 4 मीन्स x इक्वल टू 1, यहां से भी x इतना ही आएगा, 2x इक्वल टू 84 माइनस 82 2 मीन्स x इक्वल टू 1। इसका मतलब ओनली 1 अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड इन द ट्रांसफॉर्मेशन। गॉट इट? ये सब मैं लिख रहा हूं इसलिए कि बड़ा कोई क्वेश्चन हो, अदरवाइज तो सामने दिख रहा है ना 84 से 82 हो रहा है, तो 2 ही बचा, 215 से 211 कितना डिफरेंस आया 4, तो 2 4 2He4 ही अल्फा पार्टिकल होता है ना। ये अल्फा पार्टिकल मींस हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल क्या होता है किसी का, हीलियम न्यूक्लियाई, जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन, वो रिमूव होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस। गॉट इट? ओके, तो नोट कर। Okay, so next 2 questions are from GSET 2008. An isotope has an atomic weight 232 and an atomic number 90. इसका मतलब कोई भी एलिमेंट, थोड़ी में वैसे बट हम तो x ही लिखेंगे, 90x 232, ठीक है, कोई एलिमेंट है, it is converted into how many alpha and beta particle it should emit. So let us take x alpha particles and y beta particle. Beta particle is represented as -1 E0 and alpha particle has 2He4. And what happened? It should lose to get converted into an isotope of atomic weight 220 and atomic number 86. इसका मतलब जो भी आइसोटोप है उसके एटॉमिक नंबर 86 है और ये 220, राइट। कैपिटल X कैपिटल Y ये पेरेंट न्यूक्लियाई, और आफ्टर लूजिंग अल्फा और बीटा पार्टिकल क्या बन जाता है, डॉटर न्यूक्लियाई। ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये डॉटर न्यूक्लियाई, और ये स्मॉल x अल्फा पार्टिकल्स और स्मॉल y बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर रिएक्शन में मैंने अभी बताया आपको कि सम ऑफ द एटॉमिक नंबर्स
and sum of the mass numbers on both sides of the reaction are equal. तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, 232 is equal to 220 plus 4x, y 0. तो यहां से x आ जाएगा, 4x equal to 232 minus 220, that implies 4x equal to 12, means x equal to 3. कहो अल्फा पार्टिकल आ गया अपने 3. अब आ जाओ नेक्स्ट, 90 equal to 86 plus 2x minus y, right? So 2x minus y, माइनस वाई समझे ना क्यों लिखा है, क्योंकि -1 है, माइनस वाई. तो 2x minus y equal to 90 minus 86, that implies 2x minus y equal to 4. और ये कितना हो गया, 2 into 3 minus y equal to 4. So minus y equal to 4 minus 6 means minus 2. So y equal to 2. इसका मतलब 3 alpha particles and 2 beta particles emit होंगे. 3 alpha and 2 बीटा. इसकी ऑप्शन नहीं मैंने लिखी, सॉरी. तो ऑप्शन जो हैं यही लिख दो. ऑप्शंस वैसे लिखने की अब जरूरत भी नहीं है, ठीक है, अब कर लोगे ना. ऑप्शंस अगर आपको देखनी भी हैं तो ऑप्शंस थी, फर्स्ट ऑप्शन थे 2 अल्फा एंड 3 बीटा पार्टिकल्स. दूसरे थे 2 बीटा पार्टिकल्स ओनली. सी ऑप्शन थी 3 अल्फा एंड 2 बीटा. और डी ऑप्शन थी 3 अल्फा एंड 3 बीटा पार्टिकल्स. तो ऑब्वियसली 3 अल्फा एंड 2 बीटा पार्टिकल्स, सी ऑप्शन करेक्ट होगी, राइट. ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट. नाउ 7th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन हो गया आपका, कर लोगे, कर ही लोगे. ओके, अभी 7th क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कॉजेज एमिशन ऑफ एक्स रेज. तो देखो, अल्फा एमिशन होता है तो एक्स रेज तो एमिट होने का मतलब नहीं है. गामा एमिशन में भी गामा रेज एमिट होती हैं, इसमें अल्फा रेज एमिट होती हैं. पॉजिट्रॉन एमिशन में भी ऐसा नहीं होता है. इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो है दैट लीड्स टू द एमिशन ऑफ एक्स रेज. वो कैसे, पहले इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता क्यों है. अगर न्यूक्लियस पे हाई पॉजिटिव चार्ज है तो जो उसके इनर मोस्ट शेल होगा उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटर हो जाएगा इसके अंदर. इलेक्ट्रॉन इसके एंटर हो जाएगा तो जो प्रोटॉन है वो कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में. हाई पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जो है स्टेबिलिटी बेल्ट में नहीं होगी. तो उस केस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक को अपनी तरफ खींच लेता है तो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर हो गया. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर. अब क्या होता है कि जब ये जो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज वाला शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो कोई भी हायर शेल से, किसी भी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन यहां एंटर करता है. अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां एंटर करता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज इन एक्सरे रीजन. तो एक्सरेज एमिट होती है. कई बार क्या होता है कि जो एनर्जी यहां से निकली वो किसी और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है. देखो, दो प्रोसेस होते हैं. एक में एक्सरेज एमिट होता है जब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो और एनर्जी रिलीज हो जाए, बाहर ही निकल जाए, तो एक्सरेज. अगर ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, उससे जो एनर्जी रिलीज हुई उसने कोई और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो वो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है
उसको बोलते हैं ऑगर इलेक्ट्रॉन, और दैट इज द पार्ट ऑफ ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ गए? और उसकी जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी। ठीक है, वो अलग कंसेप्ट है, बट मैंने आपको दोनों बता दिए कि जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है तो एक्स रेज भी एमिट हो सकती है और ऑगर इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है। गॉट इट? ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर में एमिशन ऑफ एक्स रेज टेक्स प्लेस, राइट? जस्ट नोट डाउन। दोनों क्वेश्चन जीसैट 2008 के हैं। ठीक है, okay, so these 8th, 9th and 10th questions are from GSET 2013. So we will start from here because this part is longer one. Okay, Curie's discovered uranium, thorium, radium, actinium. Everyone knows. Curie discovered radium. और कौन सा एलिमेंट डिस्कवर किया था? रेडियम एंड पोलोनियम। ये दो एलिमेंट जो है दे आर डिस्कवर्ड बाय क्यूरीज। तो व्हाट अबाउट यूरेनियम, किसने डिस्कवर किया था? बता सकते हो? इट इज डिस्कवर्ड बाय हेनरिक, इट वाज मार्टिन हेनरिक, राइट? इट वाज डिस्कवर्ड बाय मार्टिन हेनरिक क्लेप्रोथ। ठीक है, थोरियम इट वाज डिस्कवर्ड बाय जोन्स जैकोब बर्जीलियस। मतलब ये एक किस्म का टेस्ट है कि कैसे आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच करना है। अब ये तो पता चल गया कि क्यूरी को रेडियम ने किया। क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन करने के चक्कर में जल्दी जल्दी बता दिया जी रेडियम, खत्म, अपने आंसर आ गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। रेडियम और कौन सा एलिमेंट डिस्कवर किया वो भी बता दिया आपने, अपने दिमाग में रख लिया। फिर यूरेनियम दिया हुआ तो यूरेनियम किसने डिस्कवर किया वो भी आपको आंसर आना चाहिए। थोरियम है तो थोरियम किसने डिस्कवर किया वो भी आंसर आना चाहिए। फिर एक्टिनियम, एक्टिनियम इट वाज डिस्कवर्ड बाय एंड्रे लुइस, पूरा नाम है इसका एंड्रे लुइस डेबियरने। ठीक है, इसने यूरेनियम, थोरियम और एक्टिनियम इनके भी अपने लिख दिए। ठीक है, ये भी आपने याद रख लिया कि रेडियम के साथ पोलोनियम भी था एक एलिमेंट। ठीक है, ओके, तो ये हो गया 10th क्वेश्चन का आंसर। अभी 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज लाइकली टू बी मोस्ट स्टेबल। तो ये ऑब्जर्वेबल क्वेश्चन है। ठीक है, 5 आइसोटोप्स है मेन इसके, वैसे तो 25 के अराउंड आइसोटोप्स है जिंक के, बट मेन आइसोटोप जो है वो 5 है। उनमें से मोस्ट स्टेबल इज, इसका कोई फंडा नहीं है कि क्यों यही, इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि ऑब्जर्वेशन से पता है कि इट इज अबंडेंट। ठीक है, 49% के करीब है, अबंडेंट आइसोटोप है, और इसलिए 30 जिंक 64 जो है वो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है जिंक का। ठीक है, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, लॉजिकल आंसर नहीं है, ये लर्निंग है, आपने याद किया हुआ पहले से तभी आपको आएगा। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन जो है अ नंबर ऑफ सक्सेसिव डिके प्रोसेसेस इन अ रेडियोएक्टिव सीरीज। तो रेडियोएक्टिव सीरीज में देखा होगा अपने, अल्फा डीके होते हैं, बीटा डीके होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो ये हो रहा है कि डीके हो रहे हैं और उसमें से जो उसका मास नंबर है डिक्रीज बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस मास नंबर, ठीक है, बाय 4 व्हाइल एटॉमिक नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। तो कौन सा प्रोसेस होगा? अब देख लो, अगर एटॉमिक नंबर सेम है, Z सेम A डिफरेंट, क्या मतलब वो Z सेम A डिफरेंट मींस क्या होंगे वो? आइसोटोप्स। सही है,
Z डिफरेंट, A सेम, तो क्या होंगे? आइसोबार्स। तो याद रखना कि जैसे मैंने ZXA लिखा और इसमें से अगर मैं बीटा पार्टिकल निकाल देता हूं तो क्या बनेगा? Z+1 YA। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, तो क्या बनेंगे? आइसोबार्स। और हमें क्या चाहिए? आइसोटोप्स। तो देखो मैंने लिया ZXA और उसमें से पहले मैंने कर दिया बीटा डीके। ये इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? देखो ZXA टू बीटा डीके, इसके एरो पे लिख दिया और ये लिख दिया। गॉट इट? ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वैसे हम लिख रहे हैं, इसका हमने किया पहले, चलो अल्फा डीके करते हैं, क्योंकि अल्फा डीके से मास नंबर तो डिक्रीज हो जाता है ना बाई 4। तो अल्फा डीके कर दिया तो ये आ जाएगा Z-2, 2He4 निकलता है ना, तो Z-2 हो गया। तो Z-2 इसको कोई एलिमेंट लेते हैं P, और ये कितना हो जाएगा? A-4। अब ये तो A-4 ही रहना चाहिए, ये Z हो जाना चाहिए। तो देखो जब हम बीटा डीके करते हैं तो इट इज इंक्रीज बाई 1, तो एक बीटा डीके करेंगे तो जो P है इट बिकम्स Q, और ये हो जाएगा Z-1 A-4। एक और डीके करते हैं बीटा डीके, तो ये हो जाएगा Z, मतलब एलिमेंट वही आ गया, और ये रहेगा A-4। इसका मतलब अगर हम एक अल्फा डीके करते हैं और 2 बीटा डीके करते हैं, एक अल्फा डीके 2 बीटा डीके, तो बनते हैं आइसोटोप्स। और अगर हम बीटा डीके करते हैं सिर्फ, तो बनते हैं आइसोबार्स। याद रखना है, ठीक है? एक अल्फा 2 बीटा डीके तो आइसोटोप्स, बीटा डीके ओनली तो आइसोबार्स, राइट? क्योंकि मास नंबर चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग बीटा डीके। ओके, जस्ट नोट डाउन। Okay, these two questions are from they are GSET 2014. Now first question is, which statement is true about neutron to proton ratio? First is it increases with beta emission. अब देखो जब भी बीटा एमिशन होगा, that means बीटा एमिशन होने के बाद ये जो है न्यूट्रॉन जो है वो बन जाएगा प्रोटॉन। ये है बीटा, बीटा पार्टिकल अगर एमिट होता है तो देखो सम ऑफ द मास एटॉमिक नंबर्स, सम ऑफ मास नंबर, तो 0 and 1 होगा, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा। दिस इज प्रोटॉन। सो बीटा मिशन में न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन अंदर तो था नहीं, तो उस वक्त क्या होता है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। इसका मतलब इससे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो डिक्रीज करेगी। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या होती है? डिक्रीज। अब बात करते हैं अल्फा एमिशन। अल्फा एमिशन में क्या होता है कि 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4, मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम न्यूक्लियस। तो 2 प्रोटॉन रिमूव हो गए, 2 न्यूट्रॉन। अब जिसमें भी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी, जो कि हर एक केस में होता है, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जितने भी है ना,
लाइट एलिमेंट्स को छोड़ दो तो बाकी सभी में, और रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स में तो खास करके, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो मान लिया हमने अल्फा मिशन किया, वी स्टार्ट विद 180, 100 प्रोटॉन्स हैं, 80 न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। इसलिए आसान सा लिया कि आपको पता चल जाए 100/80 मीन्स 50/40 मीन्स 5/4, तो 1.25 इतना आएगा। प्रोटॉन 100, न्यूट्रॉन 100 थे और प्रोटॉन 80। अब हमने इसका बीटा डीके कर दिया, सॉरी अल्फा डीके कर दिया, तो अल्फा डीके से ये कितने हो जाएंगे 98 और ये हो जाएंगे 78। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो इट शुड बी ग्रेटर देन, मैंने कर रखा है 1.25, इट कम्स टू 1.2564। इसका मतलब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अल्फा मिशन से इंक्रीज करती है, अल्फा डीके होगा तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बढ़ेगी, ये याद रखना। तो इसका मतलब ऑप्शन बी आएगा। गामा एमिशन से तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गामा रेज क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनमें तो 0 रहेगा, ना न्यूट्रॉन में फर्क पड़ेगा ना ही प्रोटॉन, दे रिमेन्स अनचेंज्ड। बट बीटा डीके करोगे तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो डिक्रीज करेगी, क्योंकि उस केस में क्या होता है जब बीटा डीके होता है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, ठीक है। और जब अल्फा डीके होता है और न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो हर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की ग्रेटर देन 1 होती है, तो उन हर केस में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इंक्रीज करती है। डन कर लोगे? ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, इट इज द टू एलिमेंट्स x एंड y हैव हाफ लाइफ्स, हाफ लाइफ दिए हुए हैं, x का हाफ लाइफ है 10 आवर्स और जो y है उसका हाफ लाइफ है 15 आवर्स, ठीक है। एक का 10 है और एक का 15 है, राइट। अब हो रहा है कि इक्वल नंबर में है दोनों, स्टार्टिंग में दोनों के नंबर क्या है इक्वल, तो इनिशियल नंबर ऑफ x एंड y, लेट अस टेक इट एज a, दोनों के नंबर क्या है a है कोई नंबर, ठीक है। अब आफ्टर 30 आवर्स हमें बताना है कि x एटम और y एटम का रेशियो क्या होगा। अब देखो 30 आवर्स के बाद नंबर ऑफ हाफ लाइफ ऑफ x कितने हो जाएंगे बोलो, एक हाफ लाइफ 10 आवर्स का है तो 30 आवर्स में कितने हाफ लाइफ है, कितने हैं भाई, ओ 3, गॉट इट। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ ऑफ y कितने हुए, टोटल टाइम है 30 और एक हाफ लाइफ है 15 मिनट आवर्स का, तो दो हाफ लाइफ इसके हुए। अब आप एक फॉर्मूला यूज करोगे जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी यूज किया था, कि नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ, क्योंकि अभी किया था हमने कि जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, डीके जिसमें भी होता है न्यूक्लियर डीके, वो सारे रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स की वो लगाएंगे हम कि नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ इक्वल टू इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय 2 raised to power n, n is number of हाफ लाइफ, ठीक है। तो बोलो नंबर ऑफ x एटम्स लेफ्ट आफ्टर
कितने हाफ लाइफ है 30 आवर्स में? 3 हाफ लाइफ। बोलो a डिवाइड बाई 2⁻³ मीन्स a/8। ठीक है, इसको मिटा दूं। सॉरी ऊपर नीचे हो रहा है बट क्योंकि बोर्ड है स्मॉल। ओके, ऑप्शंस रखते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गए नंबर ऑफ x एटम्स आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स, क्योंकि x के हाफ लाइफ कितने आए हैं 3, और नंबर ऑफ y एटम्स आफ्टर कितने हाफ लाइफ है इसके 2 हाफ लाइफ्स। बोलो a/2⁻² मीन्स a/4। तो रेशियो निकालनी थी ना, क्या क्वेश्चन था कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ x एंड y लेफ्ट इन द मिक्सचर। तो नंबर ऑफ x एटम्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ y एटम्स लेफ्ट। तो x एटम कितने बचे हैं a/8 और y एटम्स a/4। तो a और ऊपर जाएगा मीन्स 4/8, सो 1/2 मीन्स 0.5। सो ऑप्शन इज डी। गॉट इट? कैसे किया समझ में आया आपको? पहले हमने हाफ लाइफ दोनों के लिख लिए। x के हाफ लाइफ कितने हुए 30 आवर्स में 3, y के 2, क्योंकि एक हाफ लाइफ 15 आवर्स का था, इसीलिए एक के 2 हाफ लाइफ, एक के 3 हाफ लाइफ, और उसके बेस पे हमने x और y एटम्स फाइंड आउट कर लिए। क्योंकि हर हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाता है अमाउंट हाफ। तो देखो अगर एक इनिशियल अमाउंट है a, ऐसे भी कर सकते थे। देखो इनिशियल अमाउंट है या इनिशियल नंबर है यहां पे ना, इनिशियल नंबर जो है ऑफ एटम्स वो मान लिया है n, या a लिखा है तो a लो। ठीक है, तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ कितने हो जाएंगे हाफ ऑफ इट। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ इसका भी हाफ क्या हो जाएगा a/4। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ कितना हो जाएगा इसका भी हाफ a/8, मतलब ये कितना हो जाएगा a/2⁻1, a/2⁻2, a/2⁻3। देखो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 2⁻1, सेकेंड के बाद 2⁻2, थर्ड के बाद 2⁻3। तो आफ्टर एन हाफ लाइफ्स कितना हो जाएगा a/2⁻n। ये फॉर्मूला लिखा था मैंने, कैसे आया फॉर्मूला समझ में आ गया? ओके, तो नोट कर लो। Okay, so these are the two questions from GSET 2016. The half-life of an isotope is related by an equation T half equal to 0.693 over lambda. So what is lambda? तो आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो किस काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और अकॉर्डिंग टू दैट काइनेटिक्स टाइम इज 2.303 ओवर लैम्डा log of n नॉट ओवर n। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां लैम्डा जो होता है और हाफ लाइफ आ जाता है n जो है उसको n0/2 करके। ठीक है ना, तो जो लैम्डा है इसमें वो क्या होगा, केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है रेट कांस्टेंट। तो यहां डीके होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डीके कांस्टेंट। ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन होता है, बट न्यूक्लियर रिएक्शन में
जब ये इक्वेशन दी है आपको, सामने दिख रहा है आपको कि लैम्डा इज नॉट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, इट इज एक्चुअली डीके कांस्टेंट ऑफ द आइसोटोप। ओके, तो नोट कर लो इसको। देन सेकंड जो क्वेश्चन है वो है कि 92 यूरेनियम 234 जो है, इट इज ट्रांसफर टू 82 लेड 206। तो पूछ रहा है कि इट इन्वॉल्व लॉस ऑफ अल्फा बीटा अल्फा न्यूट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि ये कौन सा है, सीरीज है, रेडियो एक्टिविटी सीरीज, रेडियो एक्टिविटी सीरीज में अल्फा या बीटा एमिशन होते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा एमिशन ट्राई कर लेते हैं पहले, फिर अगर वहां से नहीं सॉर्ट आउट होता तो हम आगे सोचेंगे। ये हो गया कि पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई, हीलियम अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स, एक्स अल्फा वाई बीटा। और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, सम ऑफ द एटॉमिक नंबर्स दोनों साइड सेम, सम ऑफ द मास नंबर दोनों साइड सेम। तो 92 इक्वल टू 82 प्लस 2x माइनस y, दैट इंप्लाइज 2x माइनस y इज इक्वल टू 10। सही है। दूसरा ऊपर 234 इज इक्वल टू 206 प्लस 4x, दैट इंप्लाइज 4x इज इक्वल टू 234 माइनस 206, कितना हो गया ये 28, ठीक है ना। तो यहां से x कितना आ गया 7, 4x इक्वल टू 28, x क्या आ गया 7। तो x यहां पुट करो, कितना हो जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल टू 10। मुझे लगा करने की जरूरत नहीं है, y क्या आ जाएगा 4, दैट्स इट। आ गया अपना आंसर कि 7 अल्फा एंड 4 बीटा पार्टिकल्स, 7 अल्फा 4 बीटा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट, तो नोट करना। ओके, तो 17 से शुरू करते हैं क्योंकि पूरा बोर्ड ही भर गया क्वेश्चन से। इन रेडियो एक्टिव डिके विच ऑफ द फॉलोइंग मूव द फास्टर। अब अगर एक अल्फा बीटा गामा, अनडाउटेडली इट इज गामा रेज, क्योंकि गामा रेज क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दे मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। और अब होता है बीटा पार्टिकल पॉजिट्रॉन एक ही जैसे होते हैं, अल्फा पार्टिकल सबसे स्लो होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपसे सिंपल सा आंसर था इसका, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जी सेट 2017 के हैं ये। ओके, देन कम टू द 16, the number of neutrons accompanying the formation of xenon 54-139, strontium 38-94 from the absorption of a slow neutron by 92 uranium 235। तो एक न्यूट्रॉन अगर एब्जॉर्ब करता है ये और बनाता है क्या 54 xenon 139 प्लस 38 स्ट्रोंशियम 94। अब देखो ये 92 है, 84 मीन्स कितना हो गया 92 ही हो गया। इसका मतलब सिर्फ न्यूट्रॉन आएंगे। अब न्यूट्रॉन देखते हैं कितने आते हैं। चलो x ले लेते हैं, तो देखो 235 प्लस कितना हो जाएगा 236, ये सम कर दो इनका 139 प्लस 94 प्लस x, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 236, तो ये हो गया माइनस 233, इसका मतलब 3 आंसर आया, x आया 3। एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया था, 3 बाहर निकले, तो नेट इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव हुए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अकम्पनिंग द फॉर्मेशन इज 2,
समझिए, क्योंकि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकले जब एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हुआ, तो नेट न्यूट्रॉन कितने निकले? 2, इसलिए आंसर आएगा 2। गॉट इट? 15th क्वेश्चन बोलता है कि द बम्बार्डिंग प्रोजेक्टाइल इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, सेम वही फॉर्मूला लगाओगे, इसको मान लो चलो ZX से, ठीक है, तो 7 + Z = 6 + 1 मीन Z तो 0 हो गया, और 14 + A = 14 + 1 मीन A हो गया 1। इसका मतलब 7 and 14 के साथ ये क्या होगा? 0 1, तो क्या होगा? N 0 and 1 to give 6C 14 + 1H 1। बस न्यूक्लियर रिएक्शन में एक ही बात याद रखनी है, सम ऑफ द एटॉमिक नंबर्स एंड सम ऑफ द मास नंबर शुड बी सेम, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर आएगा न्यूट्रॉन, राइट? तो नोट कर, ओके। सो दिस इज द लास्ट पार्ट, जिसे 2018 और 19 का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो आइसोटोप इज 100 years, सो व्हाट इज इट्स एवरेज लाइफ? तो कीप इन माइंड, जो एवरेज लाइफ है दैट इज इक्वल टू 1 upon डिके कांस्टेंट, 1 upon डिके कांस्टेंट। और हाफ लाइफ की बात करो तो हाफ लाइफ क्या होता है? 0.693/λ। तो इसका मतलब हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ में क्या रिलेशन हो गया? इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू 0.693/t½ तो 1/λ है, इसका मतलब t½ डिवाइडेड बाई 0.693, so it comes out to be 1.44 into t½ तो कीप इन माइंड एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1.44 टाइम्स द हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ इज गिवन टू अस, कितनी है हाफ लाइफ? 100 years, तो ये आ जाएगा 144 years एवरेज लाइफ। अगर हाफ लाइफ 100 years है तो एवरेज लाइफ आएगा 144 years। गॉट इट? ओके, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, समझ आ गया ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ है, जिसे के P, R, S and T एलिमेंट्स हैं विच फॉर्म कंपाउंड्स सच एज PR, P2T and PS। उनमें से PR और P2T जो है रेडियो एक्टिव है। इसका मतलब PR and P2T they are radioactive, but PS जो है रेडियोएक्टिव नहीं है, नॉन रेडियोएक्टिव हुआ। इसका मतलब P and S are नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? R and T, क्योंकि P तो नॉन रेडियोएक्टिव है, फिर भी कंपाउंड रेडियोएक्टिव है, इसका मतलब R and S आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। तो जो बॉन्ड जिनमें R और S है वो रेडियोएक्टिव होंगे। तो देखो ये रेडियोएक्टिव नहीं होगा, इसमें R आ गया, ये रेडियोएक्टिव होगा। T2S R and T दे आर रेडियोएक्टिव ना, क्योंकि P रेडियोएक्टिव नहीं है बट PR रेडियोएक्टिव है, P रेडियोएक्टिव नहीं है बट P2T रेडियोएक्टिव है। तो R एंड T आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो T जिसमें इन्वॉल्व है वो भी रेडियोएक्टिव होगा, तो T यहां भी इन्वॉल्व है तो ये भी रेडियोएक्टिव होगा। जिसमें भी R या T होगा वो रेडियोएक्टिव होगी। इसका मतलब 2, 3 and 4 आर रेडियोएक्टिव। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। दैट्स ऑल अबाउट रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसका थियरी भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे
इसमें पहले थियरी करेंगे आप और फिर ये ऑब्जेक्टिव, ये कंप्लीट पैकेज दूंगा मैं आपको, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आपका जो भी एग्जाम है, चाहे IIT जैम ले लो, नेट ले लो, गेट ले लो, इवन नीट और जेई में भी सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बाई चांस अगर आपका किसी में ये करने के बाद भी आप लगता है कि हमें कमी रह गई है, थोड़ी और मेहनत करो, कहीं ना कहीं तो आपको हो ही जाएगा, ठीक है। बिकॉज हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, इट पेज यू इन द लॉन्ग रन, कीप इन माइंड। सो हार्ड वर्क करते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी। गॉड ब्लेस यू and do like, subscribe and share my channel, and don't forget to press bell icon so that you will get notification of my next video. God bless you all. Happy learning.